हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 मल्हार पुस्तक। आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 और इस पाठ 3 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर, क्योंकि इसकी व्याख्या कठिन शब्दार्थ हमने पहले ही पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बहुत ही प्यारी कविता है। फूल के स्वभाव और कांटे का स्वभाव किस प्रकार का होता है। इनडायरेक्ट वे में कवि इसमें व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में बात कर रहा है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे सामने दिया है कि कविता के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है। उनके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है कि कविता में कांटों के बारे में कौन सा वाक्य सत्य है। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगी कि अगर आपने कविता नहीं पढ़ी है तो पहले कविता पढ़ें। आप बहुत ईजिली, बहुत सरल तरीके से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मैंने बहुत आसान तरीके से इस कविता की व्याख्या की है, तो एक बार आप कविता जरूर पढ़ें। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, कांटा अपने आसपास की सुगंध को नष्ट कर देता है। क्या ये कविता में दिया था? नहीं, ये सही नहीं है। कांटा तितलियों और भौरों को आकर्षित करता है, ये भी सही नहीं है। कांटा उंगलियों को छेद देता है और वस्त्र फाड़ देता है, ये बिल्कुल सही है। वो उसमें दिया हुआ था कि किस तरीके से हमारी उंगलियों को छेद कर वर वसन को भी फाड़ देता है, यानी कि सुंदर वस्त्रों को भी फाड़ देता है। कांटा पौधों को हानि पहुंचाता नहीं, उसमें ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कई बार जो कांटा है वो हमारी सुरक्षा भी करता है। तो यहाँ बिल्कुल कहीं पर भी ऐसा नहीं दिया था कविता में कि वो हानि पहुँचाता है। तो इस प्रश्न के आधार पर उत्तर को देखेंगे तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? कांटा उंगलियों को छेद देता है और वस्त्रों को फाड़ देता है। देखिए अगला प्रश्न, कविता में फूल और कांटे में समानता और विभिन्नताओं का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इन्हें सही रूप में व्यक्त करता है। अब यहाँ पर दिया है कि एक क्या पूछा गया है, एक समानता है और एक विषमता, यानी कि विभिन्नताओं, अलग अलग जो अंतर है। तो क्या फूल सुंदरता का प्रतीक है और कांटा कठोरता का। फूल और कांटे के बारे में लोगों के विचार समान होते हैं। फूल और कांटा एक ही पौधे पर उगते हैं, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। फूल और कांटे को समान देखभाल मिलती है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। कविता में हमने पढ़ा था कि किस जगह एक ही जगह पर जन्म लेते हैं, फिर भी उनके रंग रूप सब कुछ अलग है। पानी, हवा, बरसात सब कुछ उनको समान रूप से मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो फूल है सुंदरता का प्रतीक बताया था और जो कांटा है वो कठोरता का प्रतीक, बिल्कुल सही उत्तर है। इसी प्रकार से हमने दूसरा वाला देखा कि एक ही जगह पर उगते हैं तो फिर भी उनके स्वभाव अलग अलग। एक ही पौधे पर फूल भी होते हैं और कांटे भी होते हैं, और फिर भी उनके एक ही पौधे पर कांटा फूल, एक ही पौधा उनको पाल रहा है, फिर भी उनके रंग ढंग अलग होते हैं। जिस प्रकार से फूल और कांटे में भिन्नता होती हैं, कुछ समानताएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार व्यक्ति में भी जो एक ही माँ बाप होते हैं, एक ही जगह, एक ही परवरिश, वातावरण, सब कुछ समान रूप से मिलने के बाद भी उनमें बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। तो कवि ने इस ओर इंगित किया है कि किस प्रकार से लोगों में स्वभाव और ढंग अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है, कविता के आधार पर कौन सा निष्कर्ष उपयुक्त है। व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार होता है। व्यक्ति के कार्यों के कारण ही लोग उसका सम्मान करते हैं। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी होती है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल को प्रसिद्धि मिलती है। तो यहाँ पर बताया गया था कि कविता का निष्कर्ष क्या निकला था। जैसे कि हमने अभी बताया था कि पौधे पर फूल और कांटे हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति का कुल ही उसके सम्मान का आधार नहीं। कुल अच्छा हो, उच्च कुल हो या कुछ भी, लेकिन आपके कर्म अच्छे नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति के कार्यों के ही कारण उसका लोग सम्मान करते हैं, ये बिल्कुल सही है। जैसा आपका कार्य होंगे, जैसा आपका स्वभाव होगा, उसी प्रकार से आपको सम्मान मिलेगा। कुल की प्रतिष्ठा हमेशा व्यक्ति के गुणों से बड़ी नहीं, व्यक्ति के गुण सबसे बड़े होते हैं। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो उसके कुल की प्रशंसा होती है। जैसे अगर आप देखेंगे महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हो या फिर किसी क्रिकेटर की आप बात करते हो, जैसे मेजर ध्यानचंद की बात करते हो, तो इससे क्या भारत का नाम रोशन हो रहा है। यहाँ कुल का मतलब सिर्फ हमारे परिवार से ही नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं, अगर कुछ भी अच्छा करते हो तो उस देश का नाम उस व्यक्ति से लिया जाता है, वहाँ का महान व्यक्ति है वो। तो उसी प्रकार से हमारा परिवार हो, समाज हो, देश हो। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कविता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़प्पन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसे धन, दौलत और ताकत से व्यक्ति के बड़प्पन का पता चलता है। कुल के बड़प्पन की प्रशंसा व्यक्ति की कमियों को ढक देती है। बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों की पहचान होता है। कुल का नाम व्यक्ति में बड़प्पन की पहचान का मुख्य आधार होता है। तो बताइए जरा कविता के आधार पर कौन सा सही है। तो कविता के आधार पर क्या है कि बड़प्पन व्यक्ति के गुणों, स्वभाव और कर्मों की पहचान होती है। आपका जो कुल है वो कितना भी उच्च क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपके कर्म कैसे हैं, उससे आपका बड़प्पन दिखता है। आप पैसे वाले हो जाएं और आपका स्वभाव, गुण, अच्छे कर्म ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने उत्तर ही क्यों चुने हैं। तो देखिए यहाँ पर
कविता में कांटे के नकारात्मक स्वभाव का वर्णन किया, इसी कारण हमने इस विकल्प का चयन किया। ये पहले वाले प्रश्न का उत्तर है। दूसरे में, मेरे अनुसार इस प्रश्न में 2 विकल्प चुनने का कारण यह कि फूल और कांटा दोनों ही एक समान पालन पोषण प्राप्त करने के बाद भी अलग अलग प्रवृत्तियाँ अपनाते हैं। फूल हम सभी को प्यारे लगते हैं, किंतु कांटे जब हमें चुभता है तो हमें उस पर क्रोध ही आता है। देखिए अगला, तीसरा जो है उत्तर हमने क्यों चुना था, इसलिए चुना था कि मेरे द्वारा इस प्रश्न के 2 विकल्पों का चयन किया गया, क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा अच्छे कार्यों तथा उसके उदार स्वभाव से ही पहचाना जाता है और इसी कारण उसके परिवार या कुल का मान बढ़ता है। अन्यथा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उच्च कुल में जन्म लेने के पश्चात अपने बुरे कार्यों से अपने वंश का नाश करने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमें कुल का नाम ऊंचा करना है, ना कि कुल का नाम नीचा करना है। मेरे अनुसार बड़प्पन का अर्थ व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कर्मों, दूसरों के प्रति उसके स्वभाव तथा उसके भीतर छिपे गुणों से है, जो दूसरों की मौलिकता का हनन न करके उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। ऐसे व्यक्ति जग में प्रसिद्धि पाते हैं क्योंकि उनका स्वभाव छल कपट से रहित होता है तथा वे दूसरों के लिए हितकारी होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर दिया है पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपने इनका अर्थ क्या समझा? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। देखिए यहाँ दिया हुआ है, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं हैं वहीं, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। तो देखिए भावार्थ क्या है, फूल और कांटा दोनों एक ही पौधे पर जन्म लेते हैं, उन पर एक जैसा पानी यानी कि मेह बरसता है, एक जैसी हवा बहती है, एक ही चांदनी उन पर पड़ती है। अर्थात यह पंक्ति हमें सिखाती है कि परिस्थितियाँ सबके लिए एक जैसी हो सकती हैं, लेकिन हर व्यक्ति का स्वभाव और व्यवहार उनकी अपनी खासियत के कारण अलग होता है। जैसे एक ही परिवार के बच्चे एक जैसी परवरिश पाते हैं, फिर भी उनके गुण भिन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बताया गया है कि हमारे जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, गुण हैं, उनके आधार पर समान परिस्थिति के बाद भी अलग अलग गुण होते हैं। अगली पंक्ति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो यहाँ पर इसका अर्थ देखिए, यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव और आचरण में महानता की कमी हो तो केवल उसके कुल की बढ़ाई कोई काम नहीं आती। असली मूल्य व्यक्ति का होता है, ना कि उसके कुल खानदान का। अब अर्थात यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमें अपने गुण, व्यवहार, कर्म से महान बनना चाहिए। परिवार या कुल का नाम तभी ऊंचा होगा जब व्यक्ति स्वयं अच्छे कर्म करे। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मिलकर मिलान करें। यानी कि यहाँ पर फूल और कांटे के कुछ उदाहरण दिए हैं, आपको मैच करने हैं। तो जैसे दया दिया है, दया किसके लिए आएगा? फूल के लिए आएगा। स्वार्थ किसके लिए होगा? कांटे के लिए होगा। अच्छाई फूल के लिए, सुख फूल के लिए, सुंदरता फूल के लिए, कोमलता फूल के लिए, आनंद भी फूल के लिए। इसी प्रकार से परोपकार भी फूल के लिए आएगा, प्रेम भी फूल के लिए आएगा, बुराई कांटे के लिए आएगी, दुख कांटे के लिए, कठोरता कांटे के लिए, प्रसन्नता फूल के लिए, पीड़ा कांटे के लिए। तो इस तरीके से यहाँ मैंने ऑलरेडी दे भी दिए हैं, आप चाहो तो यहाँ से भी देख सकते हो। तो ये हमने इसको मैच कर लिया है कि फूल और कांटे के माध्यम से कवि हमारे अंदर जो भाव हैं उनको दर्शाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर दिया है कि कविता में ऐसी कौन कौन सी समानताओं का उल्लेख किया गया है जो सभी पौधों पर समान रूप से लागू होती है। जैसे देखिए, कविता में जिन समानताओं का उल्लेख किया भी इस प्रकार है। सभी पौधे एक ही धरती पर जन्म लेते हैं, उन्हें एक ही पौधा पालता है, उन पर एक जैसी चांदनी पड़ती है, सभी पर समान रूप से मेह बरसता है, सभी पर समान हवा बहती है। अर्थात प्राकृतिक परिस्थितियाँ सब पौधों पर समान रूप से लागू होती हैं। तो ये समानताओं का उल्लेख कविता में दिया गया है, जो कि फूल और कांटे दोनों में एक जैसी हैं। अगला देखिए कि यहाँ पर फूल और कांटे में स्वभाव में जो मुख्य रूप से अंतर दिखाई देता है उसके बारे में। तो कौन सा है? कांटे के बारे में। कांटा चुभ कर दर्द पहुँचाता है, तकलीफ देता है, दूसरों के लिए बाधा बनता है। फूल सुंदर होता है, सुगंध देता है, कोमलता से सबका मन मोह लेता है, प्रेम और आनंद बांटता है। यानी कांटा दुख पीड़ा का प्रतीक है, जबकि फूल सुख सौंदर्य और प्रेम का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखिए कि कविता में मुख्य रूप से कौन सी बात कही गई है, उसे पहचानिए, समझिए और अपने शब्दों में लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, अपने शब्दों में कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति सबके लिए समान हो सकती है, लेकिन हमारा आचरण, स्वभाव ही हमें अच्छा बुरा बनाता है। इंसान को फूल की तरह दूसरों को सुख आनंद देना चाहिए, ना कि कांटों की तरह दर्द पहुंचाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
उदाहरण देकर इसको समझाइए। तो देखिए यहाँ पर इन पंक्तियों का अर्थ है कि अगर किसी व्यक्ति में अच्छे गुण, अच्छे आचरण, बड़प्पन की कमी हो तो केवल उसके परिवार, वंश, कुल की बढ़ाई किसी काम नहीं आती है। असली मूल्य व्यक्ति का होता है, ना कि उसके कुल खानदान का। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छा नहीं है, मेहनत नहीं कर रहा है, अनुशासनहीन है, तो केवल यह कह देने से कि वह बहुत बड़े और नामी परिवार से है, उसे सफलता नहीं मिल सकती है। दूसरी ओर साधारण परिवार का बच्चा भी मेहनत कर रहा है, अच्छे गुण हैं, आचरण से महान है, तो महान व्यक्ति बन सकता है, सफलता उसको मिलती है और सब उसका सम्मान करते हैं। तो कहने का मतलब क्या कि आपका व्यवहार जो है वो आपके सम्मान दिलाता है और सफलता दिलाता है, ना कि परिवार और खानदान। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहता सो शीश पर। लोग कैसे स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं और कैसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को दूर रखना पसंद करते हैं। देखिए, कांटा सबको चुभता है, इसलिए सबकी आंखों में खटकता है। फूल सुंदर और सुगंध से सबको आकर्षित करता है, इसीलिए सबके माथे पर सजता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिली कि लोग सद्गुणी, विनम्र, प्रेम, मददगार स्वभाव के व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं। ऐसे लोग समाज में फूल की तरह सम्मान और आदर पाते हैं। दूसरी ओर कटु, रूखा, स्वार्थी और दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले स्वभाव के लोगों से सब दूर भाग रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग कांटों की तरह सबकी आंख में खटकते हैं और कोई उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता है। अगला देखिए, कल्पना कीजिए कि चांदनी, हवा, मेघ केवल एक पौधे पर बरसते हैं, बाकी पौधे इन सबके बिना कैसे दिखाई देंगे? उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि चांदनी, हवा, मेघ केवल एक पौधे पर बरसेंगे और बाकी पौधे को यह सब नहीं मिले तो क्या होगा? बाकी पौधे कमज़ोर और मुरझाए दिखाई देंगे, फूलों में रंग और खुशबू नहीं आएगी, पत्तियां पीली होकर सूखने लगेंगी, धीरे धीरे पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। इस स्थिति से हमें यह सीख मिलती है कि जैसे पौधे को जीने के लिए धूप, पानी, हवा की ज़रूरत होती है, वैसे ही इंसान के जीवन में भी समान अवसर और आवश्यक साधन बहुत ज़रूरी हैं। अगर सबको बराबरी का वातावरण ना मिले तो उनका विकास रुक जाता है। अगला, यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया कैसी लगती? यदि सभी पौधे एक जैसे होते तो दुनिया नीरस और एक रंगी हो जाती, एक जैसी हो जाती है ना। एक हर जगह एक ही तरह की पत्तियाँ, एक ही तरह के फूल, रंग दिखाई देते। प्रकृति में जो विविधता है, सुंदरता है, वह सब समाप्त हो जाती। तितलियाँ, भौरे, पक्षी भी आकर्षित नहीं होते क्योंकि सब जगह एक ही जैसा दृश्य होता। मनुष्य को भी पौधों और फूलों से अलग अलग आनंद, उपयोग, प्रेरणा मिलती, वह भी नहीं मिल पाती। निष्कर्ष क्या है? पौधों की विविधता से ही दुनिया को सुंदर, जीवंत और मनमोहक बनाती है। अगर सब एक जैसे होते तो प्रकृति में ना तो सुंदरता रहती और ना ही वह आकर्षण दिखाई देती। यदि कांटे ना होते और हर पौधे में केवल फूलों से रस भरा होता तो क्या होता? यदि कांटे ना होते और हर पौधा केवल फूलों से भरा होता तो क्या होता? इसका जो है उत्तर क्या होगा? यदि कांटे ना होते और हर पौधा फूलों से भरा होता तो पौधों की सुरक्षा कमज़ोर हो जाती, क्योंकि कांटा पौधों को जानवरों और मनुष्यों से बचाते हैं। जानवर आसानी से फूल पत्तियां खा लेते, जिससे पौधों का जीवन संकट में पड़ जाता। फूलों का मूल्य भी उतना खास नहीं लगता, क्योंकि जब सब और सिर्फ फूल ही उगते तो उनकी विशेषता और आकर्षण जो है कम हो जाता। कांटे जीवन में कठिनाई का प्रतीक होते हैं, उनके बिना इंसान को धैर्य और सहनशीलता का महत्व भी नहीं समझ में आता। बेसिकली यहाँ पर देखो, दोनों चीज़ों में क्या बताया गया है कि जो कांटा है वो हमेशा ख़राब नहीं होता है, वह भी हमें कठिन परिस्थितियों से जीवन जीने का जो तरीका होता है वो सिखाता है। उसके अंदर धैर्य है, सहनशीलता है और वह फूल की क्या करता है? सुरक्षा करता है। निष्कर्ष अगर हम देखें तो फूल सुंदर और खुशबू का प्रतीक होता है, लेकिन कांटे भी जरूरी हैं क्योंकि वे सुरक्षा और जीवन की वास्तविकता से एहसास कराते हैं। अगर केवल फूल ही होते तो जीवन अधूरा और असंतुलित होता। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि रात और दिन, ठीक है, रात दिन, अगर व्यक्ति के पास दिन ना हो तो रात का कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से सुख और दुख, अगर सुख ही सुख रहे तो दुख का कोई मतलब नहीं है, और दुख नहीं होगा तब तक सुख का एहसास नहीं। पाप और पुण्य ये एक दूसरे के, इसी प्रकार से जिस प्रकार फूल जरूरी है, कांटा भी आवश्यक है। जैसे आप देखते हो कि जो डेजर्ट एरिया होता है ना, रेगिस्तान, वहाँ पर फूल पत्ते जो हैं कैसे अपने अपने कांटे में, तो कांटे जो हैं विकट परिस्थिति में भी डटे रहते हैं। तो मनुष्य भी परेशानी में आकर टूट जाए तो क्या फ़ायदा है? तो इतना कोमल भी नहीं रहना है। तो कांटा अपनी जगह पर बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता भी है, हमेशा गलती नहीं है वो। देखिए अगला दिया है कि यहाँ तितली और कांटे के बीच संवाद दिखाना है। तितली क्या कह रही है? नमस्ते कांटे भैया, मैं आपसे मित्रता कर सकती हूँ? कांटा, अरे लोग तो मुझसे दूर रहना पसंद करते हैं, तुम क्यों मुझसे मेरी मित्र बनना चाहती हो? तितली, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर किसी के कुछ न कुछ उसमें अच्छा होता है। फूल तो सबको भाते हैं, लेकिन
तुम भी उसी पौधे का हिस्सा हो। कांटा भावुक होकर, सच कहा तुमने, लोग मुझे केवल चुगने वाला समझते हैं, पर मैं पौधे की रक्षा भी करता हूँ। तितली, हाँ, अगर तुम ना होते तो कोई भी जानवर फूलों को तोड़ देता। कांटा मुस्करा, धन्यवाद तितली, तुम पहली हो जिसने मेरी अहमियत समझी। तितली, तो चलो, अब हम दोस्त हैं। तुम रक्षा करना और मैं फूलों का रस लेकर उनकी सुंदरता को और फैलाऊंगी। कांटा, बिल्कुल। अब फूल, तितली, कांटा तीनों मिलकर पौधे की शान बढ़ाएंगे। अगला है, कल्पना कीजिए कि किसी कांटे, फूल या दोनों के गुण के साथ जीवन जीने का अवसर मिले तो किसको अपनाना चाहेंगे? अगर मुझे कांटे, फूल दोनों के गुणों के साथ जीवन जीने का अवसर मिले तो मैं फूल के गुणों को अपनाना चाहूँगा। अगर आप कांटे या फूल दोनों के, तो मैं तो कांटा और फूल दोनों के गुण को अपनाना चाहूँगी। आपकी क्या राय, आप लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में। फूल अपनी सुंदरता, कोमलता और खुशबू से सभी को आनंद देता है। वह बिना भेदभाव के हर किसी को सुख पहुँचाता है, चाहे तितली हो, चाहे भंवरा हो या इंसान हो। फूल का स्वभाव दयालु, प्रेमपूर्ण और समाज के लिए प्रिय, आदरणीय बनता है। साथ ही मैं कांटे का भी एक गुण अपनाना चाहूँगा या चाहूँगी, सुरक्षा और दृढ़ता। जैसे कांटा पौधे की रक्षा करता है, वैसे ही इंसान को अपने आत्मसम्मान और सच्चाई की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए शब्द से जुड़े शब्द। यहाँ दिया बड़प्पन। बड़प्पन के लिए शब्द है संतोष, विनम्रता या नम्रता, सहयोग है, सहनशीलता है, उदारता है, दयालुता है, क्षमा है। अगर ये सारे के सारे गुण आपके अंदर हैं तो आप बड़े व्यक्ति हो। बड़प्पन का मतलब क्या? आप में बड़प्पन है, आप में बड़ापन है। बड़ापन का मतलब, कई बार देखा कुछ लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनमें जरा भी दयालुता नहीं होती है, किसी को क्षमा नहीं करते, उनमें उदारता नहीं होती। ऐसा नहीं बनना है आपको। भले ही आपके पास पैसा कम हो, पर ये सारी जो संपत्ति है ये आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर बड़प्पन के लिए कुछ शब्द दिए हैं तो उन पर आपको टिक लगाना था। तो जैसा भी हमने टिक लगाया कि सहनशीलता सही है, द्वेष नहीं है। द्वेष कांटे के लिए जो हमने उसमें पढ़ रहे थे, हालांकि कांटे के लिए हमेशा नहीं है, लेकिन यहाँ पर बड़प्पन के सब संतोष सही है। बड़प्पन में सद्भावना सही, लालच नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से दया, प्रतिशोध मतलब बदले की भावना नहीं। समर्पण सही है, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना, झगड़ालूपन नहीं, अहंकार भी नहीं, क्रूरता नहीं। उदारता सही है, अपमान नहीं होना चाहिए। विश्वास, उदारता, सम्मान, अविश्वास नहीं होना चाहिए, घमंड भी नहीं चाहिए। विनम्रता, निष्ठा सही है, झूठ नहीं, ईर्षा नहीं, त्याग सही है, परोपकार सही है, और अधीरता यानी कि बेचैनी, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए। आपको इनमें से कौन कौन से फूल के गुण अच्छे लगे और कौन कौन से कांटे के गुण अच्छे लगे, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और बचे हुए प्रश्नों को अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।